हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वेट क्या है किसी बॉडी का, वेट मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, फ्री फॉल क्या है, न्यूटन को आइडिया कैसे आया ग्रेविटेशन के विषय में। ये डिफरेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस बेसिस पर दिया, उनको कैसे ये क्लू या आइडिया आया। आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 1687 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसको प्रिंसिपिया बोलते हैं। उस प्रिंसिपिया में ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। आइए देखें इनका स्टेटमेंट क्या था। इनका स्टेटमेंट ये था, इन 1687 न्यूटन स्टेटेड दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद अदर पार्टिकल with a force that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब इन्होंने 1687 में बताया कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स इन्होंने बताया कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स यह प्रोपोर्शनल यह प्रोपोर्शनल 1/r², ये इन्होंने बताया। आइए मैथमेटिकली देखो। मैथमेटिकली सपोज कर लो ये कोई एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, ये कोई एक पार्टिकल में जिसका मास क्या है m1, ये पॉइंट A पर रखा हुआ है। ये कोई एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, ये पॉइंट B पर रखा हुआ है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स F है। m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स F है। न्यूटन ने इसी अट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के विषय में एक्सपेरिमेंट किया और क्या बताया कि यह प्रोपोर्शनल m1 m2 मीन्स किन्हीं दो पार्टिकल के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह प्रोपोर्शनल 1/r² मीन्स किन्हीं दो पॉइंट पार्टिकल के बीच में एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो उस केस में हमारा आ जाएगा यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r², यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी जब हम रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ये कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2/r² होगा। यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G यूज किया है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा F कैपिटल G m1 m2/r²। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। आइए कैपिटल देखें, यहाँ कैपिटल G क्या है। Where capital G is a constant called universal gravitational constant। यहाँ पर कैपिटल G एक कांस्टेंट है
जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जी को डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखें डिफाइन कैसे करेंगे। यह इक्वल टू है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन m1 m2। इफ r इक्वल टू 1 मीटर ले m1 m2 1 ले मीन्स दोनों पार्टिकल यूनिट मासेस के हैं, वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं। मीन्स देखिए दोनों पार्टिकल यूनिट मासेस के हैं, वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं। उस केस में उनके बीच में एक्ट करने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू यूनिट masses placed at unit distance apart is equal to the gravitational constant. The force of gravitation between two unit masses placed at unit distance apart is equal to gravitational constant. मीन्स दो यूनिट masses अगर वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे गए हो, देखिए दो यूनिट masses अगर वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे गए हो तो उनके बीच में एक्ट करने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होता है। मीन्स द न्यूमेरिकली द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू पॉइंट यूनिट masses प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ये कैपिटल जी की डिफिनेशन हो गया। ओके, आइए हम जी की यूनिट के विषय में बात करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट की हम बात करते हैं। अभी हमने देखा कि कैपिटल जी का फॉर्मूला है r स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो यूनिट ऑफ जी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। r डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। m1 m2 मास है तो kg इंटू kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ये आपके कैपिटल जी की एसआई यूनिट हो जाएगी। आइए डायमेंशन हम देखें। कैपिटल जी इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन m1 m2 है, तो कैपिटल जी की डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस 2, डिस्टेंस की l स्क्वायर और अपॉन मास की m इंटू m, ये आ जाएगा m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये कैपिटल जी की डायमेंशन हो जाएगी। ओके, अब माइंड में क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, और इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं। आइए देखते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपिटल जी की वैल्यू ना तो दोनों मास के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स इस m1 m2 के बीच में यहाँ m1 m2 के बीच में चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे जो मीडियम हो, फोर्स वही रहेगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दोनों मास के बीच में मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, जबकि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, पहला। दूसरा, साइज एंड शेप ऑफ द मासेस। कैपिटल जी की वैल्यू ना मासेस के साइज पर डिपेंड करता, ना शेप पर डिपेंड करता, ना प्लेस पर डिपेंड करता, ना किसी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आइए देखें इसकी वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू को किसने कैलकुलेट किया था, कब कैलकुलेट किया था, अब इसके विषय में हम बात करेंगे। आइए देखें। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, इसकी वैल्यू को सर हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया था। इसकी वैल्यू है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर माइनस 11 है, 10 टू द पावर माइनस 11 है,
मीन्स कैपिटल जी की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल होती है। कैपिटल जी की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज वेरी स्मॉल, सो इन डेली लाइफ वी डू नॉट फील दिस फोर्स, बट इफ वन बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन a heavenly body like earth, moon, sun etc, this force is much large। कैपिटल जी की वैल्यू वेरी स्मॉल होने से हम डेली लाइफ में अपने और आपके बीच में, अपने और टेबल के बीच में, टेबल और चेयर के बीच में इस फोर्स को फील नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। लेकिन अगर दोनों बॉडी में से एक बॉडी हेवनली बॉडी इन्वॉल्व हो जाए, मान लो अर्थ है, सन है, मून है, उनके मास इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर हम इस फोर्स को फील करते हैं। ओके, although this is the biggest force of the universe but very important for structure of solar system, ये पूरी यूनिवर्स का सबसे बिगेस्ट फोर्स है अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है, क्योंकि अगर ये फोर्स ना होता, सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर ना होती, सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी ना होती, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के नाम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन दोनों फोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के नाम होता है। ये आपको देखिए, कैपिटल एम मास है, ये स्मॉल एम मास है, तो स्मॉल एम पर कैपिटल एम पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, कैपिटल एम पर स्मॉल एम के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। इस फोर्स की डायरेक्शन दोनों बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन के नाम एक्ट करता है। ओके, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड इज मीडियम इंडिपेंडेंट। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हमने बताया था कि वह फोर्सेस जिनके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है और बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। दिस फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर कई मासेस दिए गए हों, किसी एक मास पर नेट फोर्स निकालना हो, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, जिसके हेल्प से हम किसी एक गिवन मास पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर करना है। ओके।